Good morning everyone. We are going to study the third chapter of Maths NCERT class 8. Let's start. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals. Quadrilaterals. अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है. अगली सॉल्यूशन वीडियो है इसकी. पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कर्व क्या होता है. कर्व क्या होता है? अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. कर्व दो तरह के होते हैं. एक होता है ओपन कर्व, एक होता है क्लोज्ड कर्व. ठीक है. अ कर्व, पहले ओपन की मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी. अ कर्व that does not end its starting point is called an open curve. Example, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेसिकली कर्व होता क्या है. ये बाद में आएगा. बेसिकली कर्व वो होता है when you join the number of points without lifting a pencil from the paper. मैं आपको बताती हूँ when you join, पहले कर्व क्या होता है. when you join the number of points, मैं आपको बताती हूँ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड विदाउट रिपीटिंग ऑन द सेम प्लेस. मतलब एक कर्व एक ऐसी चीज़ है कर्व कि मतलब जो पेंसिल या पेन को बिना उठाए बन सकती है. जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये पेंसिल या पेन को बिना उठाए बन सकता है ना, विदाउट रिपीटिंग द सेम प्लेस. जैसे कई होते हैं, जैसे कि ये अगर मैंने इसे रिपीट कर दिया ऐसे बार बार तो ये एक कर्व नहीं रहा. बट अगर देखा जाए तो एक कर्व ही है क्योंकि एक बार में बन गया. बट कई सिचुएशंस ऐसी भी होती है जिसके अंदर हमें कई बार रिपीट करना पड़ता है. जैसे कि चलो छोड़ो, हमें करना पड़ता है. ठीक है. अब कर्व के अंदर दो टाइप्स होती हैं. ये भी जो इसके अंदर बोला कि पेंसिल नहीं उठनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तो फॉलो होती हैं. इसके अंदर और टाइप्स होती है ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व क्या होता है? अ कर्व दैट डज नॉट एंड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. एक कर्व ये ओवली कर्व होती है जो पेंसिल उठा के एक बार बना दी, ना कोई रिपीट होता है पॉइंट, और इसके जो दोनों एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग ही रहते हैं. ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ओपन कर्व है सारे. अगर ये मैं कह दूँ, मतलब ये मैं कह दूँ कि ओपन कर्व है तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं लग रहा कौन सा है. इसके अंदर पता लगते हैं. ठीक है. क्लोज कर्व, अ कर्व दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स at the same point, at the same point. Is called a, आपके लिए एक ये नोट्स भी बन रहे हैं. ठीक है. इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व. जैसे कि एक कर्व, वो कर्व की मतलब जो पेंसिल उठाए बिना रिपीट किए एक ही लाइन को बन जाए और उसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो. जैसे कि स्क्वायर का, ट्रायंगल का एक ही है ना, और ये पेंटागन का, ये हुआ सॉरी. ठीक है. और कुछ भी ले लो, ये ले लो, ये भी ये भी कर्व ही है, मैंने बिना पेंसिल उठाए बना दिया. अ कर्व दैट स्टार्ट्स, अ कर्व, कर्व की डेफिनेशन सब में फॉलो हो रही है, दोनों में हो रही है. ठीक है. दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द, मतलब जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होती है उसे क्लोज कर्व बोलते हैं. जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें अलग अलग पता लगती है वो ओपन कर्व होती है. सीधी सी चीज़. ठीक है. अब हम आते हैं पॉलीगन पे. ए पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, अ सिंपल closed curve that is entirely made up of line segments, that is entirely made of line
सेगमेंट्स। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर मैंने सारे पॉलीगन बना दिए, तो ये भी एक क्लोज कर्व ही है प्लीज़। ये नहीं, हाँ ये देखो जैसे मैंने ये बना दिया, ये कर्व ही नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर रिपीट होगी चीज़, ठीक है, ये कर्व नहीं रहा। ओके, और जैसे कि ये ले लो, ये भी एक क्लोज कर्व है, ठीक है, एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि लाइन सेगमेंट पहले क्या होती है, एक सीधी स्केल से खींची हुई लाइन, एक सीधी स्केल से खींची हुई लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये भी कर्व है, सारे लाइन सेगमेंट से बने हैं ना। सॉरी ये नहीं रहा, चलो मैं ना पॉलीगन बनाने के लिए ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी एक वो है, ये तो मैंने उठा दिया, वैसे ये बिना लाइन उठाए बन सकता है ना, बस इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये सारे पॉलीगन्स हैं, बट अगर देखा जाए तो ये पॉलीगन नहीं है। मैंने अभी बोला कि पॉलीगन ये है, यस वाले, नो वाले बताती हूँ कौन से नहीं है। जैसे कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये रिपीट हो रही है ना लाइंस। ये भी नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसके अंदर ये देखो कि सारे कर्व क्लोज्ड है भाई, ऐसा नहीं कि ओपन है। ये देखो ये भी क्लोज्ड है मैं मानती हूँ, बट फिर आगे क्यों चला गया? अगर ये हो जाए ना तो भी नहीं हो सकता, ये कर्व ही नहीं रहेगा ना फिर तो, क्योंकि लाइंस रिपीट हो गई ना, इसीलिए ये ओपन रह गया, ठीक है। इसके अंदर लाइंस रिपीट होगी, इसके अंदर लाइंस रिपीट होगी, इसके अंदर लाइंस रिपीट होगी, इसलिए कर्व ही नहीं रहे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है, अब हमारे पास ये पता लग गया ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन कैसे बनता है? पॉलीगन के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कितनी साइड्स और वर्टिसेस है। पता है जो पॉलीगन के नेम्स होते हैं ना वो साइड और वर्टिसेस पे क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ पॉलीगन is based on how many vertices क्या होता है मैं वो भी समझाती हूँ। दे हैव, ये एक पॉलीगन है, ठीक है, इसके कितने वर्टिसेस है, मतलब कोने, साइड्स, ये एज होता है, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, इसे वर्टिसेस भी कहते हैं। ये होता है एज, ठीक है, ये पूरा होता है फेस, ओके। अब हम देखते हैं अगर किसी के वर्टिसेस प्लूरल होता है, वर्टेक्स सिंगल होता है। वर्टिसेस क्लासिफिकेशन, और मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगी शेप। अगर 3 वर्टिसेस है क्या आएगा? ट्रायंगल। ड्रॉ हम बाद में करेंगे। 4 है तो क्वाड्रिलेटरल। इसमें जो चैप्टर है ना क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, मतलब अंडरस्टैंडिंग द स्क्वायर, जो आगे पढ़ोगे उसके अंदर स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्क्वायर नहीं मतलब 4 साइड्स की जो पॉलीगन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 9 10, ठीक है। 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, ये क्या है? 8 वर्टिसेस है, ठीक है, ऑक्टागन। 9 नोनागन, 10 डेकागन। ये देखो ये ना काम के होते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा आ जाए तो पता है एन साइड्स हो जाती हैं, तो जितनी भी साइड्स होती है उसको लिखते हैं एन गन। आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल को छोड़ के सब में गन 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 है, इसलिए एन गन, ठीक है। शेप अप ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन,
1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो ना, पहले ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, नॉनागन ऐसे 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 ऐसे, और क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे, नॉनागन हो गया। ऐसा नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये ऐसे हो जाएगा ना ऊपर, और अंदर को हो जाएगा, मतलब 9 साइड्स होती है, ठीक है। डेकागन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैं आपको नॉनागन और डेकागन यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, थोड़ा बड़ा। पहले तो ऐसे, फिर 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 ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये है नॉनागन। डेकागन ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से ऐसे हो गया ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया डेकागन। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। डायगोनल क्या होता है? अ डायगोनल क्या है? डायगोनल ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, एक सीधी लाइन होती है, इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब बताती हूँ, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। मतलब अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, मैं पहले स्क्वायर बना लूँ, कोई भी पॉलीगन, मतलब ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, मतलब एक तो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ, इस वर्टेक्स से कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे? इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है, तो मतलब ये दोनों तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? ये वाला ना, तो ये इसके साथ हो जाएगा। अब ये वाला वर्टेक्स लेते हैं, इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे? ये और ये होंगे ना, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा। अब ये वाला लेते हैं वर्टेक्स, इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे? ये और ये होगा, इसलिए इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये तो पहले से ही था। ये लेते हैं, इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे? ये और ये, जो हमने नॉन कॉन्जिक्यूटिव के साथ जोड़ना, इसलिए हमने इसके साथ भी कर दिया। तो मतलब स्क्वायर हैज़ 2 डायगोनल्स। अब भाई हमें ये तो पता लग गया स्क्वायर के 2 हैं, 4 मतलब क्वाड्रिलेट, स्क्वायर के 2 हैं। अब किसी भी मतलब 4 साइड्स जिसकी होती है, उसके 2 क्वाड्रिलेटर, उसके 2 डायगोनल्स होंगे, हमें ये पता लग गया। और जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ साइड्स। अब ये देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायगोनल्स को डायरेक्टली निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, n-3/2। अब अगर देखा जाए, स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, तो हम करके देखते हैं। 4 - 3/2, यहाँ पर 2 आगे कटिंग करके 4 2 × 1 क्या आएगा?
2। तो मतलब जिस भी क्वाड्रिलेटरल की ऑब्वियसली 4 ही साइड्स होती हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 2 से ज़्यादा डायगोनल्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल है, ये लो ट्राइंगल, 3 माइनस 3/2, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 हो गया ना, हाँ, अपॉन 2, मतलब 0/2 क्या होता है, 0। तो मतलब इसके डायगोनल्स है ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए ये देखो, इसके कॉन्जिक्यूटिव तो ये भी है, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये भी है, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये भी है, तो कौन सा बचा नॉन कॉन्जिक्यूटिव, है ही नहीं इसके अंदर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। इसलिए हमें पता लग गया, फॉर्मूला से भी पता लग गया, डायरेक्टली भी पता लग गया, ठीक है। अब जैसे कि एक पेंटागन है, पेंटागन के बड़े अच्छे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इसमें और इसके अंदर, ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इसमें और इसमें तो है ही है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो इसमें और इसमें तो हो गया, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये भी नहीं मिलेगा। तो पेंटागन होता है ना, उसका स्टार बनता है, स्टार मतलब 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, मेरे हिसाब से 5 होते हैं, देखते हैं। 5 माइनस 3/2, हाँ 5 इंटू 2/2, मतलब 5 डायगोनल्स है पेंटागन के, ठीक है। यहाँ पर जो मैं बोल रही थी ना, n साइड्स हैं, n जो डिपेंड अपॉन साइड्स होते हैं, हाँ ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बाउंड्री। अब आप ये देखो, अगर हम इससे एग्जांपल ले दें, A B C D E, you may be confused that CD is a diagonal. No, CD is not a diagonal. Diagonals एक फिगर के, पॉलीगन के इंटीरियर में बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं। द इंटीरियर बाउंड्री, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इसके बाहर जो भी जगह है वो एक्सटीरियर की साइड है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ, ये एक क्लाउड है, उसके अंदर एक और क्लाउड है, ये बेसिकली एक, ये मेन क्लाउड है, मेन ये है, ठीक है। तो इंटीरियर कौन सा होएगा, इंटीरियर ये होएगा, इसके एक्सटीरियर में जो भी जगह ये वाली, ये एक्सटीरियर है, ठीक है। ये इंटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इंटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। पता है मैंने बार बार तो नहीं किया है, मैंने एक ही बार किया है और एक ही बारे में मेरे पूरे आए हैं। बट भाई जब आप समझते हो ना, तो टीचर्स का या किसी भी जगह से आप समझते हो, तो भाई ऐसे समझो कि भाई अब पूरा साल मेरे को याद रखना है, या रखना नहीं है, हो जाता है अगर आप अच्छे से सुनते हो तो। ये एक्सटीरियर है, ठीक है। अब हमारा आता है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये पॉलीगन है, याद रखना। पता है इस चैप्टर में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक वर्ड अगर हम गलत समझ लेते हैं, यह समझा दूंगी मैं, तो सारा गलत हो जाएगा। एक कन्वेक्स, पहले कन्वेक्स, ठीक है। अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगन। A polygon in which each angle is less than 180 degree is called a convex polygon. कॉनकेव पॉलीगन होता है a polygon in which at least one angle is more than 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको पहले साथ साथ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। ये कन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स की एग्जांपल्स होती हैं जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ठीक है, हेक्सागन, ठीक है, फिर
ऑक्टागन भी होता है, नोनागन, डेकागन, सारे ये ट्रायंगल, ये सारे कन्वेक्स पॉलीगन है। क्योंकि अगर देखा जाए बेशक इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, उन सब के एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर देखा जाए रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर कितने के होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, द सम ऑफ all the exterior angle is always 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, एनी पॉलीगन, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर के तो कितने हुए 360 हुए, बाहर का कितना होएगा अभी हमें देखना है, क्योंकि 90 90 90 90 हो गया। अब ये देखो, यहाँ पर देखा जाए, हम इसकी ऐसे देखते हैं, यहाँ पर ये इधर ऐसे कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके बाहर का भी 360 है, पता लग गया ना, सारे 90 90 के हो रहे हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर लेते हैं, इसके अंदर भी फोर है ना, 4 एंगल बन रहे हैं, तो मतलब कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है ना, तो सबके एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बताओ, हर साइड का एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 360 डिग्री से डिवाइड करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या आएगा 130 डिग्री। तो भाई ये भी हर एक एंगल 130 डिग्री से कम ही है, क्योंकि अंदर का एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ये होता है इंटीरियर एंगल निकालने का, इंटीरियर एंगल का सम निकालने का, मतलब टोटल इंटीरियर एंगल कितने का होएगा। जैसे कि ट्रायंगल है n-2 × 180 डिग्री, 1 × 180 डिग्री, सो मतलब ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, 3 एंगल्स को मिला के वो हो सकता है 180 डिग्री। तो ये भी कन्वेक्स हुआ, ये भी कन्वेक्स हुआ, ये भी हर सिंगल एंगल, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रेक्टेंगल में 2 एंगल्स को मिला के 180 बनता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ तो आपको सबको पता लग गया कि कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं जिसके अंदर बेशक इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, दोनों में से कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास एग्जाम्पल है कॉनकेव की, जिसके अंदर एक ना एक एंगल तो भाई 180 से ज़्यादा का होता ही है। ये ये सारे, इसमें देखो ये तो भाई 180 से कम है, हमें दिख ही रहा है, ये 90 के है, पता लग रहा है। क्वाड्रिलेटरल है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होएगा 180 डिग्री, ये 90 90, ये भी तो एक 5 साइड्स है ना, और वैसे भी एक रेगुलर, मतलब जैसे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो क्या होएगा 5 - 2 × 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने, इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए 3 × 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा 0 4 5 40 डिग्री आएगा, ये 90 90 हो गए। ठीक है, अभी भी हमारे पास 360 डिग्री बचा है, तो ये तो हमें पता लग रहा है 180 से कम के ही हैं दोनों, 90 से भी कम के ये तो फिर ये तो 180 डिग्री से डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है, अगर इसके अंदर बाहर का देखा जाए तो ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, ये वाला भी 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला 180 डिग्री से ज़्यादा है, अंदर वाला ये वाला 90 से कम है, ये वाला 180 से ज़्यादा है, ये वाला 180 से ज़्यादा होएगा, ये वाला भी 180 से ज़्यादा, मेरे हिसाब से ये तो 180 से कम के ही होंगे, क्योंकि ऐसे हो जाएगा ना। हाँ 180 से तो कम का ही है, ये भी 180 से कम का है, ये 90 का है, ये 90 का है, ये 180 से ज़्यादा हो गया, पता लग गया कि ये कॉनकेव है। ऐसे इनमें है, इसके अंदर ये देखो, ये इसके अंदर 180 डिग्री से ये ज़्यादा है, 180 डिग्री से ये ज़्यादा है, 180 डिग्री से ये ज़्यादा है। ठीक है, इसका ये होएगा, ठीक है, इसका ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, ये सारे 180 से कम के है, बट ये 180 से ज़्यादा का है। ठीक है, अब हमारे पास आता है रेगुलर और इरेगुलर। मैंने आपको इंटीरियर एंगल्स, टोटल इंटीरियर एंगल निकालना बता दिया, ईच साइड ऑफ एक्सटीरियर, ईच एंगल ऑफ एक्सटीरियर बता दिया कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होएगा। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। अब हम अगले पेज पे जाते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, आपने एक बार इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया ना, फिर कोई जरूरत नहीं है उसके बाद करने की, मतलब प्रैक्टिस तो करनी है, जितनी प्रैक्टिस हो रही है इस चैप्टर की तो बिल्कुल कम है। ठीक है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। पहले हम रेगुलर पढ़ते हैं, फिर इरेगुलर पढ़ेंगे। अब इसके नाम से देखें तो क्या पता लगता है, अ पॉलीगन
that has all sides equal and all angles equal. All sides equal and all angles equal is called a regular पॉलीगन. अभी मैं आपको इस चैप्टर की जब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी तब एक बार मैं आपको रिकैप भी दूंगी. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉलीगन मतलब एक कर्व जो कि इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स है बट वो क्लोज होनी चाहिए. ठीक है. दैट इज ऑल एंगल्स इक्वल, जिसके सारे एंगल्स इक्वल है. जैसे कि एक ट्राइंगल, इक्वलेटरल ट्राइंगल हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा, जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. सारी साइड्स, अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल. हमने पीछे देखा था कि जो ये वाला फॉर्मूला है ना n-3 इंटू 180 डिग्री वाला, ये सिर्फ n-3 इंटू नहीं n-2 इंटू 180 डिग्री हमने किया था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालने का. ठीक है. फिर उसके बाद ईच, ये अगर हमारे पास आगे इसका ट्राइंगल के लिए अगर देखें तो 180 डिग्री आया था हमारे पास. ठीक है. तो अब हमें ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो हम निकालते हैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स. तो आ गया कितना आएगा 60 डिग्री. तो मतलब इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है. ठीक है, हमें पता लग गया. बट अगर यही एक्सटीरियर का पूछते तो बताओ एक्सटीरियर में भी ऐसे ही होता है. इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, तो सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. ठीक है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम तो नहीं होता, स्क्वायर हो गया. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती तो रेक्टेंगल भी नहीं होएगा ये तो. ठीक है. और कौन सा हो गया, बस यही दो होते हैं मेरे हिसाब से. पता है जो हमने पहले पढ़े थे ना कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन. ये स्क्वायर मतलब 4 साइड्स है तो स्क्वायर, 5 साइड्स है तो पेंटागन, 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 7 साइड्स है तो हेप्टागन, 8 साइड्स है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन. ये सारे कौन से वाले थे, ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं. रेक्टेंगल इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इट इज़ अ इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि उसकी दो जो साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती है. पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ इरेगुलर पॉलीगन. ट्रेपीजियम इज ऑल्सो इरेगुलर पॉलीगन. काइट इज ऑल्सो अ इरेगुलर पॉलीगन. ठीक है. एक स्क्वायर होगा और एक ट्रायंगल होगा. ठीक है. अब हम आते हैं, पेंटागन भी होता है ऐसे तो. पेंटागन भी होएगा, हेप्टागन भी होएगा, हेक्सागन भी होएगा ऐसे तो. ऐसे वाले होंगे. ठीक है. ये वाले जो इसका जो हमने पहले किए थे वो वाली कैटेगरी वाले होंगे. ठीक है. उसके बाद आते हैं इरेगुलर पॉलीगन. A polygon, नहीं, a polygon that does not have a polygon that does not have all sides equal and its all angles equal is called an irregular polygon. अभी समझाती हूँ. ठीक है. A polygon that does not have all sides equal and its all angles equal are called irregular polygon. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, अ पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जो इंटायरली मेड अप लाइन सेगमेंट, उसी को पॉलीगन कहते हैं. दैट डज नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल. जैसे कि एक रेक्टेंगल, इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ये इक्वल है और ये इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल तो नहीं है ना. दैट डज नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड इट्स ऑल एंगल्स इक्वल, और इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एंड इट्स ऑल एंगल्स इक्वल. बट एक चीज़ हमारी ये वाली फॉलो हो गई, तो मतलब ये एक इरेगुलर पॉलीगन है. अगर हम लेते हैं रोम्बस, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. रोम्बस ये होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बट इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वही इक्वल होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ये भी एक इरेगुलर पॉलीगन है. ठीक है. अब जैसे कि ट्रेपीजियम में तो दोनों चीज़ें नहीं फॉलो होती हैं, ना सारी साइड्स इक्वल है ना सारे एंगल्स इक्वल है. एंगल्स तो मेरे हिसाब से कोई भी इक्वल नहीं है इसमें. ठीक है. तो ये इरेगुलर पॉलीगन है. अब हम करते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. पहले तो हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. पता है इसके अंदर मैं एक चीज़ बताना भूल गई. इसके अंदर हमने एक देखा था कि 360 डिग्री
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, जिससे क्या निकलता है, एक्सटीरियर एंगल्स निकलते हैं, हर एक एक्सटीरियर एंगल निकलता है। तो इंटीरियर एंगल हम एक तो इससे भी निकाल सकते हैं, पहले तो टोटल इंटीरियर एंगल्स का निकालिए, अगर वो रेगुलर है तो डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय जितनी भी साइड्स होंगे, उससे हमारा एक इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। हम इससे एक ऐसे भी कर सकते हैं, जितनी भी साइड्स है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जितनी भी साइड्स है उससे डिवाइड करेंगे तो हर एक एक्सटीरियर एंगल का आ जाएगा। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल में से एक्सटीरियर एंगल में से हम 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल माइनस करते हैं तो हमारे इंटीरियर निकल जाता है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल। ठीक, अब हम इधर आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे, है ना। पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, मतलब एक पेपर पे ड्रॉ हो सकती है, ये 3D नहीं है, 2D है ये फिगर, फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इसके नाम से पता लग रहा है क्वाड, क्वाड मतलब 4। एक क्लोज प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय, मतलब एक क्लोज्ड फिगर, मतलब एक बंद पेपर पे बनाई जाने वाली फिगर, कोई भी एक फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट्स है, 4 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट मतलब ये जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हो से बनी हो, इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये एक ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल एक कन्वेक्स पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वो तब क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है व्हेन ईच एंगल इज लेस देन 180 degree. Means a quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral. हमने पहले भी पढ़ा था। A quadrilateral in which measure of the angle is more than the 180 degree, then it is a concave quadrilateral. Concave quadrilateral तब बनता है, concave quadrilateral तब बनता है when at least one angle, in at least नहीं आएगा, in which one of the angle is more than 180 डिग्री। अगर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल वो तब एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है जब उसका एक एंगल की मेजर 180 डिग्री से ज़्यादा होती है। तब कन्वेक्स कब होता है? जब कम होती है। कनकेव होता है जब ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बेशक इंटीरियर लो बेशक एक्सटीरियर लो, द सम ऑफ एंगल्स, ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं, मतलब समझने थे। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, बेशक इंटीरियर हो बेशक एक्सटीरियर हो। ठीक है, बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, अब इसके अंदर हम पहले प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। प्रॉपर्टीज़ को समझना, हमें कितनी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है? एक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, फिर उसके बाद हम स्पेशल में आते हैं जैसे कि ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट। बस फिर हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म, बस यही पढ़ा है हमारा। ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इसकी फिगर होती है ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये एक इरेगुलर है, बेसिकली पैरेललोग्राम होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel, in which, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, in which opposite
कि कई बार ये उसके अंदर आ जाती है, MCQ में ना आ जाती है कि ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ डैश, ठीक है, तो हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम, तो वहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज अ पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सारे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि मतलब जो उल्टी साइड्स हैं, मतलब उल्टी साइड्स, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऑपोजिट्स, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं यहाँ पर इसको समझाना भूल गई, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड आर पैरेलल मतलब कि वो सीधी जाती रहती है, वो कभी नहीं मिलेंगी, सीधी जाती रहेंगी, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड है, ऑपोजिट मतलब उसके ये वाली अगर ये है तो इसका ऑपोजिट ये होएगा, ये है तो इसका ऑपोजिट ये होएगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, ये देखो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, ये कभी मिलेंगी, ये देखो ये यहाँ पर जा रही है, ये यहाँ पर जा रही है, कभी भी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब हो ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, अभी बताया ना मैंने, और इसी से इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ा है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये और ये सेम है, 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 ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये समझना बहुत जरूरी है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, एक ये मतलब एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम होता है, एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पता है इसके ना ये भी याद करने जरूरी होते हैं, क्योंकि आगे इसमें इसी चैप्टर में इसके अंदर क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं, आपको सॉल्व करना है इसका एंगल क्या होएगा, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं कि इस प्रॉपर्टी से हमने ये सॉल्व किया, इस प्रॉपर्टी से हमने ये सॉल्व किया, आर सप्लीमेंट्री मतलब इधर समझा रही मैं, इधर समझाऊंगी, एडजेसेंट एंगल्स मतलब कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ये और ये एंगल्स, अगर ये ए बी सी डी मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो साथ साथ वाले सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, अगर सप्लीमेंट्री, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ, ठीक है, द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, ये समझना भी बहुत जरूरी है, ईच अदर मतलब जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके जो ये हैं डायगोनल्स है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बनते हैं ना, ठीक है, ये देखो ये एक छोटा है, अगर ये 4 है तो हो सकता है ये 5 हो 6 हो कुछ भी हो सकता है, बट 4 नहीं होगा, ठीक है, 4 से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, पर ये दोनों मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक बड़ा है एक छोटा सा है, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा सा है, पर ये दोनों हाफ बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड करना, ठीक है, जैसे कि अगर ये 6 है टोटल तो ये 3 में काटेगा, ये वाला जो डायगोनल है ये इसे 3 और 3 में काटेगा, ये वाला डायगोनल है अगर ये 4 है तो इसे 2 और 2 में काटेगा, बाइसेक्ट करते हैं मतलब हाफ में डिवाइड करते हैं, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ये आप बेशक याद कर लो समझ लो कुछ भी करो, बट आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। उसके बाद पैरेललोग्राम में 3 स्पेशल टाइप्स होती हैं, अब हम करते हैं, अब इसके अंदर 3 स्पेशल टाइप्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, वो होती हैं रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ठीक है, पहले हम करते हैं रेक्टेंगल, अब इसकी डेफिनेशन, अ पैरेललोग्राम in which each angle is a right angle, a parallelogram in which
ईच एंगल। अब आप कहोगे भाई स्क्वायर में भी तो हर एक एंगल राइट एंगल होता है, बट उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, वो भी इसमें बताते हैं कि इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। उसके अंदर ये चीज़ बोलेंगे फिर, ठीक है। अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल, अगर सिर्फ ये ईच एंगल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल, ठीक है, तो फिर ये आएगा, कौन सा आएगा बताओ, ये आएगा रेक्टेंगल आएगा, ठीक है। इज अ राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट, वैसे इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आएगा तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आएगा, क्योंकि उसके अंदर सारे एंगल्स ही इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इट्स डायगोनल्स, मैं अभी समझाती हूँ सारे पॉइंट्स। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अभी मैं आपको रेक्टेंगल की फोटो बना के दिखाती हूँ, मतलब पिक्चर, ठीक है। ए पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। सारे एंगल्स ही राइट एंगल है, ठीक है। डेफिनेशन समझ ली। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, इक्वल है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मैंने बताया था कि जो जाती रहेंगी कभी नहीं मिलेंगी, जैसे कि ये जा रही हैं, ये लाइंस कभी मिलेंगी नहीं ना, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होती है इंटरसेक्टिंग, ये होती है पैरेलल। और ये ऐसी तो नहीं, जॉइन तो नहीं हो रही ना कहीं पर, ये हो रही है, बट ऑपोजिट बोले, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कभी मिलेंगी तो नहीं, वो ऐसे इन्फिनिटी तक जाती रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं ये दोनों, ठीक है। ईच एंगल इज अ राइट एंगल। हर एक एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, पता लग रहा है। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक तो साइज में, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं पर बाइसेक्ट करते हैं। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, जिसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे कि अगर डायगोनल 1 है, 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल 2 कितना होएगा, 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर है तो एक डायगोनल से बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ में डिवाइड करना, तो 1 और 1 में, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा ही करेगा। ये एक रूल है, प्रॉपर्टी, ओके। फिर अब हमारे पास आता है स्क्वायर, नहीं रोम्बस। क्या करना है, रोम्बस करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर, चलो स्क्वायर, ठीक है। अ स्क्वायर is a parallelogram in which all sides are equal and its all angle is a right angle is called a square। मतलब अब मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, a parallelogram in which all sides are equal। देखो रेक्टेंगल में हमें बोला था ईच एंगल इज अ राइट एंगल, है ना। इसके अंदर बोलेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल। यहाँ पर ये फर्क है, ठीक है। मैं स्क्वायर की पिक्चर बनाती हूँ। मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके सारे एंगल्स राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के ही है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप एनालाइज भी कर सकते हो, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट राइट एंगल्स एट 90 डिग्री, बिल्कुल सेम है। ऑल ईच एंगल इज अ क्या है, राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स मतलब नॉन कॉन्सिक्यूटिव साइड्स पैरेलल होती है। ये जाती रहती हैं, जाती रहती हैं, जाती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी नहीं मिलेंगी आपस में, ऐसे, ठीक है।
डायगनल्स आर इक्वल, जो इसके डायगनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इसका डायगनल 1 है 4 सेंटीमीटर, तो डायगनल 2 कितना होएगा 4 सेंटीमीटर। जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल तो होती हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। देखो अभी हमने तक किया है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और स्क्वायर, तीनों के डायगनल्स बाइसेक्ट पक्का करते हैं, बट जो स्क्वायर और इसके है रेक्टेंगल के वो डायगनल्स इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम के अनइक्वल होते हैं। ठीक है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ओके, पर इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ नहीं बता रखा। जो ये वाला होता है ना स्क्वायर का और एक रोम्बस का, वो डायगनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। रोम्बस की जो होते हैं डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, पर 90 डिग्री पे होता है। अभी आगे बताती हूँ। बट जो स्क्वायर होता है डायगनल्स इक्वल तो होती हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं। 90 डिग्री पे मतलब ये यहाँ पर तो 90 डिग्री है ही है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है जब वो बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो जो मेन चीज़ें होती है ना, साइड्स कैसी इक्वल है, पैरेलल है, एंगल कैसे है और डायगनल कैसे, 4 चीज़ों पे बेस्ड होती हैं और इसी से प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं इनकी। ठीक है, अब हमारे पास आता है रोम्बस। ठीक है, लिख लेते हैं रोम्बस। रोम्बस की हम पहले डेफिनेशन करते हैं। देखो, अ पैरेललोग्राम in which all the sides are of equal length is called a rhombus. उसे एक रोम्बस कहते हैं। एक पैरेलल रोम्बस की फिगर ये होती है। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो एक रोम्बस होता है। मेरे हिसाब से जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल के अंदर होता है कि सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, रोम्बस में होते हैं सारी साइड्स इक्वल होती है, और स्क्वायर इन दोनों का कंबाइंड होता है जिसके अंदर साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मेरे हिसाब से मैं ऐसे याद करती थी इसे। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are equal। मैं भी समझाती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, its diagonal bisect each other at 90 degree but diagonals are not equal। its diagonals are not equal but bisect each other at 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो उसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो उसके ऑपोजिट साइड्स होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर आप कर भी लोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बट ये और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इट्स डायगनल्स आर इक्वल, जिसके डायगनल्स है वो इक्वल नहीं होते। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, बट वो एक दूसरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। अगर एक का डायगनल 1 है 20 सेंटीमीटर तो डायगनल 2 है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो डायगनल 1 है तो डायगनल 2 को 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा, और डायगनल 2 डायगनल 1 को 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा। पर एक और चीज़ देखो, हमने स्क्वायर में भी किया था कि जो उसके डायगनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं। वैसे ही रोम्बस के भी डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स खत्म होते हैं। अब हमारा आता है सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अभी हमारे एक्सप्लेनेशन का लास्ट टॉपिक है, अभी सॉल्यूशंस नहीं हुए हमारे इसके। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल, पहले हम ट्रेपीजियम करेंगे फिर हम काइट करेंगे। ठीक है, पहले हम ट्रेपीजियम करते हैं।
ट्रेपीजियम के अंदर भी दो टाइप है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल, ए क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are equal, opposite sides is parallel, and the other pair of opposite sides is not parallel, is a trapezium। मैं आपको फिगर बनाती हूँ, फिर समझ आएगा। whose a quadrilateral मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना है, whose one pair of opposite side, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब opposite sides, whose जिसका एक पेयर का बनता है, जब दो चीज़ें मिलती हैं तब पेयर बनता है। जैसे पेयर ऑफ 2 गर्ल्स, पेयर ऑफ 2 बॉयज़ मतलब 2 लड़के, पेयर ऑफ गर्ल्स मतलब 2 लड़कियाँ, पेयर ऑफ बॉयज़ 2 लड़के, पेयर ऑफ गर्ल एंड अ बॉय उसे हम कपल बोल देते हैं, तो मतलब 1 गर्ल एंड 1 बॉय, ठीक है। whose one pair of opposite side मतलब जिसका एक पेयर, ठीक है, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड और पैरेलल। एक तो भाई इन्फिनिटी तक जाएगी और एक तो कभी ना कभी जाके मिलेगी ना। देखो ये है, जैसे ये है, ये कभी ना कभी जाके आगे जाके तो मिलेंगी ना। ये देखो, ये तो अभी से मिल गई, तो मतलब ये कभी ना कभी जाके तो आगे मिलेंगी। एंड द अदर साइड इज नॉट पैरेलल, ये इंटरसेक्टिंग है, ये वाला पेयर इंटरसेक्टिंग है, ये वाला पैरेलल है। तो हमें पता लगा कि ये एक ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड द अदर पेयर इज नॉट पैरेलल, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा टाइप का, पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो एक ट्रेपीजियम, फिर दूसरा टाइप का ट्रेपीजियम होता है। इट इज इफ द नॉन पैरेलल sides of a trapezium are equal, it is called an isosceles trapezium। मतलब if the non parallel sides of the equal, it is called a isosceles trapezium। जैसे कि अब मैं इसकी फिगर बनाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमारी एक साइड बहुत छोटी थी और एक साइड बहुत बड़ी थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मतलब ये पैरेलल साइड्स हुई ना, है ना, क्योंकि ये जा रही है इन्फिनिटी तक जाएंगी, ये तो आगे जाके मिल जाएंगी भाई, मिल गई ना, ये तो आगे जाके, है ना, ये आगे जाके मिल गई, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर हुआ। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर ये वाली साइड इसकी इक्वल होती तो ये भी एक आइसोसेलेस होता। इसमें ट्रेपीजियम एक ये भी तरह का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब इसकी हमारी आती है प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ, हम अगर लिखते तो ऑपोजिट साइड्स है पैरेलल, तो फिर ये वाला साइड तो पैरेलल नहीं है, इसलिए बोला है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। उसके बाद है टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर, अभी मैं सारे समझाती हूँ बाद में। टू पेयर ऑफ adjacent angles between two parallel sides form pair of co-interior angles that are supplementary। अभी मैं सारी लिख रही हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज पहले मैं लिखती हूँ, फिर उसके बाद सारी समझाती हूँ। एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल, एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ,
in length but not bisect each other. अब मैं समझाती हूँ. इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल होती है. ये वाली साइड पैरेलल होगी, ये हमें समझ आ गया. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, मतलब टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन, अच्छा टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला और ये दो पेयर हो गए, फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. यहाँ पर हम पता है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स. ये हम यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए एक एक्सरसाइज में भी एनसीईआरटी की, ये कोई दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये कुछ ऐसे दे रखे हैं, हमें इसकी निकालनी है. तो वहाँ पर क्या होता है, हम को इंटीरियर एंगल्स लिखते हैं या हम लिखते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री का होता है 180 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, मतलब टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड. ये पैरेलल साइड हैं बिटवीन टू पेयर, ये दो पेयर है जो कि को इंटीरियर एंगल्स है, मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अगर प्रॉपर्टी लगाएं यहाँ पर तो फिर 180 डिग्री मतलब बनता है. अगर यहाँ पर अगर आपको एक दे रखे 90 तो दूसरा भी होगा 90, अगर यहाँ पर दे रखे 70 तो ये होगा 110. ठीक है, ऐसे होएगा. एंगल्स ऑन द सेम बेस आर इक्वल. ये बेस मतलब नीचे वाला, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे. एंगल ऑन द सेम बेस आर इक्वल, मतलब जो एंगल्स नीचे की साइड है, ये वाले दो एंगल्स है, ये सेम होंगे. ठीक है, इक्वल होंगे, मतलब उनकी अगर ये 50 है तो ये भी 50, अगर ये 70 है तो ये भी 70. आई मीन टू से डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ बट नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. जिसके डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में. ये वाला और ये वाला डायगनल जो है ना इसके इक्वल है, मतलब उनकी जो अगर ये डायगनल 1 है 5 सेंटीमीटर तो डायगनल 2 भी है 5 सेंटीमीटर. बट जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को हाफ में डिवाइड नहीं करते, तो मतलब ये बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को. ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट बचा है जो कि है काइट. आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने आपको बोला कि एंगल्स ऑन द बेस आर इक्वल, मतलब नीचे वाले एंगल्स इक्वल है. अगर हम इसे इन्वर्ट करते तो ये भी नीचे आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाले एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन द सेम बेस, ये वाले और ये वाले ए बी सी डी, मतलब ए और बी इक्वल है, सी और डी इक्वल है, बट ए और डी इक्वल नहीं है. ये सप्लीमेंट्री है, मैंने आपको पहले भी कहा. अब हमारा एक लास्ट, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल ये 4 साइड से बना हुआ है, इन विच टू पेयर ऑफ adjacent sides are equal but opposite sides are parallel. मैं भी आपको जब बनाऊँ आर अनइक्वल, जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा. इज कॉल्ड अ काइट. काइट की फिगर होती है ये ऐसे, एक डायगोनल बड़ा ऐसे और ऐसे, है ना. अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड अ काइट. मतलब जिसकी देखो एडजेसेंट ये भी हुई, इसके एडजेसेंट ये भी हुई, बट इसके ये जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल इसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है. इसमें क्या हुआ, दो साइड्स हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, बट दो ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल होंगे. अगर आप कहो ये दो साइड्स इक्वल हैं तो गलत हो जाएगा. ये दो नहीं हो सकते, ये दो होंगे. अगर ए बी सी डी है तो ए बी और ए डी पैरेलल हो सकते हैं, ए बी पर बी सी के पैरेलल नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए ये साइड पैरेलल है इसके, पर ये तो इसके अनइक्वल है, तो ये और ये भी तो अनइक्वल ही होंगे ना अगर देखा जाए तो. वैसे इसके लिए ठीक है, बट ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. ठीक है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. अब हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ कि मतलब जो साथ साथ वाले हैं वो तो भाई हमारे हैं मतलब इक्वल, मतलब बिल्कुल सेम है लेंथ में. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, बट ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल. ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दोनों अलग अलग हो गए ना, इसलिए अनइक्वल हो गए. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हमने पहले ही समझ लिया. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, 4 पेयर आना चाहिए था वरना, अब यहाँ पर आया 2 पेयर. ठीक है, मैं बताती हूँ. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर
इक्वल। मतलब ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, अगर 4 पेयर होते तो तीसरा ये होता, चौथा ये होता, तो फिर इसके अंदर आता सिर्फ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बट वो नहीं है, इसलिए इन्होंने स्पेशल मेंशन किया 2 पेयर ऑफ, एक ये वाला पेयर, एक दूसरा ये वाला पेयर। ठीक है, ये हमने पॉइंट समझ लिया। ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, ओनली 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। मतलब कि जो ऑपोजिट एंगल, इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बट ये वाला और ये वाला, ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, मतलब बी और डी एंगल इक्वल है, ए और सी एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, बी और डी इक्वल है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल बी एंड डी एंगल्स, मतलब एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल, बट एंगल ए एंड एंगल सी आर नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी समझ आ गया कि मतलब ऑपोजिट एंगल 1 पेयर मतलब एक ही पेयर, ठीक है, ये इक्वल है, ये नहीं है, ये भी समझ आ गया हमें। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स इंटरसेक्ट नॉट बाइसेक्ट। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ फर्क। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, one of the diagonal is bisected by the other। मैं पहले लिख लूँ फिर समझाती हूँ। by the other, one of the diagonal divides the kite into two congruent triangles। One of the diagonals bisect two opposite angles of the kite। अब इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे से मीट होते हैं। इंटरसेक्ट होना, मीट होना, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू हाफ। लिखती हूँ मैं यहाँ पर, इंटरसेक्ट मतलब फ़र्क होते हैं इन दोनों में। इंटरसेक्ट मतलब मीट, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू हाफ, इनटू 2 हाफ्स। मतलब डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पे, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब इक्वली काटते हैं, अनइक्वली काटते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द अदर, मतलब एक जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये इसको बाइसेक्ट करता है। वन ऑफ द डायगोनल एंगल बी डी डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय ए सी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पर, एंगल बी डी, नहीं डायगोनल आएगा, डायगोनल बी डी इज बाइसेक्टेड बाय ए सी डायगोनल। वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द अदर, मतलब एंगल जो ए सी, जो बी डी है वो ए सी को, जो ए सी है वो बी डी को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स इन द काइट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब मैं आपको फिगर दोबारा बनाती हूँ, ये है कि मतलब जो ये वाला है इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसकी बिल्कुल इक्वल शेप होती है, साइज होता है, शेप और साइज इनकी बिल्कुल इक्वल होती है, शेप भी इक्वल है, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम होता है। मतलब एक डायगोनल उनको विच हैज सेम शेप एंड साइज। ठीक है, फिर है ये भी हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट 2 एंगल्स ऑफ द काइट, मतलब वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द काइट, बाइसेक्ट 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द काइट। इसके अंदर जो वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट 2 एंगल्स ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल ऑफ द काइट, मतलब क्या हुआ, वन ऑफ द डायगोनल मतलब एक डायगोनल 2 ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। जो लॉन्गर वन वाला करता है हमेशा, ये याद कर लो, लॉन्गर वन। ये देखो यहाँ पर एक ये एक ये है, ये दोनों ऑपोजिट है और अनइक्वल है। ठीक है, जो ये वाला डायगोनल है ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार
बाइसेक्ट करे ही करे एंगल्स को, ठीक है। शॉर्टर वन ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बाइसेक्ट करे ही करे एंगल्स को, मतलब हाफ में डिवाइड करे ही करे, बट लॉन्गर वन हमेशा करता है। थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का बोलना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी।